नमस्कार और हमारे आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने मनु पात्रा से लिया गया सुप्रीम कोर्ट का एक काफी दिलचस्प फैसला है, पद्म कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये फैसला वैसे तो 14 जनवरी 2020 का है, पर इसकी कहानी मतलब जड़ें काफी पुरानी है, करीब 3 दशक पहले की। जी हाँ, बिल्कुल। ये मामला ऊपरी तौर पर तो जालसाजी मतलब फौजरी का एक केस जैसा लगता है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इसमें सबूतों का मूल्यांकन और ख़ास तौर पर लिखावट विशेषज्ञ यानी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की गवाही की क्या अहमियत है, उसकी क्या सीमाएं हैं, इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत सामने आते हैं। हाँ, और इसमें वो भारतीय दंड संहिता की 2 धाराएं भी हैं। हाँ बिल्कुल, धारा 467 जो किसी मूल्यवान चीज़ जैसे कोई बैंक चेक हो या प्रॉपर्टी के कागजात, वसीयत, ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज की जालसाजी से जुड़ी है। जी, और दूसरी धारा 468? हाँ, धारा 468 जो धोखाधड़ी करने के इरादे से मतलब फ्रॉड के मकसद से की गई जालसाजी पर लगती है। ये दोनों ही मतलब गंभीर अपराध हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बरसों पुराने जालसाजी के मामले में एक विशेषज्ञ की राय को बाकी सबूतों के साथ कैसे तोला। इसमें कई परतें हैं और ये सिद्धांत आज भी मुझे लगता है उतने ही प्रासंगिक हैं। चलिए इसे खोलते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले इस केस की कहानी क्या है, इसके जो बुनियादी तथ्य हैं उन पर एक नजर डालते हैं। मामला जुड़ा है एक व्यक्ति से, पद्म कुमार, जिन्हें अपीलकर्ता कहा गया है। उन्हें दोषी ठहराया गया था एक रजिस्टर्ड लिफाफे की डिलीवरी स्लिप पर हस्ताक्षर जालसाजी करने के लिए। हाँ। सुनने में शायद लगे कि ये कोई छोटी बात है, लेकिन उस लिफाफे में कोई मामूली चिट्ठी नहीं थी। नहीं, उसमें मूल्यवान प्रतिभूतियां थीं। हाँ, कुल 20,000 रुपए के इंदिरा विकास पत्र, और ये बात है 1990 के दशक की शुरुआत की। जी, 1992 की। तो उस जमाने में 20,000 रुपए मतलब काफी बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी रकम। हाँ। तो घटना हुई 1992 में। निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट ने पद्म कुमार को दोषी पाया। जी। उन्होंने फिर इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। हाँ। लेकिन हाई कोर्ट ने भी दोष सिद्धि को बरकरार रखा। जी, कन्विक्शन अपहेल्ड किया। हाँ। और आखिरकार मामला पहुंचा देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में। जी। ये अपील उसी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ थी। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता पद्म कुमार ने अपनी दोष सिद्धि को चुनौती देने के लिए जो तर्क दिए वो इस मामले का मतलब एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। जी। उनकी पहली और सबसे बड़ी दलील थी कि भाई हस्ताक्षर की जालसाजी कभी साबित ही नहीं हुई, सबूत काफी नहीं है। अच्छा। उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकारी लिखावट विशेषज्ञ की रिपोर्ट थी वो तो असल में उनके पक्ष में थी, पर निचली अदालतों ने या तो उसे नजरअंदाज कर दिया या फिर गलत समझ लिया। और इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठाया कि क्या सिर्फ लिखावट विशेषज्ञ की राय के आधार पर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है। हाँ, ये अहम सवाल है। उनका तर्क था कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, और उनकी दोष सिद्धि इसी मतलब कमजोर बुनियाद पर टिकी थी। यहीं पर मामला कानूनी नजरिए से वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अपीलकर्ता के इस तर्क के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस केस के तथ्यों पर ही बात नहीं की। नहीं, उन्होंने एक स्थापित सिद्धांत दोहराया। हाँ, एक स्थापित कानूनी सिद्धांत को फिर से रेखांकित किया। उन्होंने मगन बिहारी लाल बनाम पंजाब राज्य नाम के एक पुराने 1977 के लेकिन लैंडमार्क केस का जिक्र किया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सिर्फ लिखावट विशेषज्ञ की राय पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। जी, अनसेफ टू रिलाय सोलली कहा था। इसकी पुष्टि कोरॉबोरेशन के लिए दूसरे सबूतों की जरूरत होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष सबूत हो, डायरेक्ट एविडेंस, या परिस्थितिजन्य सबूत, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये सिद्धांत आज कितना मायने रखता है? ये सिद्धांत तो भारतीय साक्ष्य कानून का आप कह सकते हैं एक आधारशिला है, खासकर जब बात विशेषज्ञ राय की आती है, एक्सपर्ट ओपिनियन की। सुप्रीम कोर्ट का रुख दशकों से बिल्कुल स्पष्ट रहा है कि विशेषज्ञ की राय, चाहे वो लिखावट की हो या मेडिकल हो या किसी और फील्ड की, वो अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता तो है। हाँ, मदद करती है। जी, मदद करती है, पर ये अदालत पर बाध्यकारी नहीं होती। इसे सबूत का बस एक टुकड़ा माना जाता है, पूरी तस्वीर नहीं। अच्छा। और इसके पीछे वजह भी ठोस है। देखिए, लिखावट का विश्लेषण वो कोई उंगलियों के निशान के विश्लेषण जैसा सटीक विज्ञान नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। हाँ, उसमें थोड़ी व्यक्तिपरकता आ सकती है। बिल्कुल, इसमें विशेषज्ञ की अपनी समझ, उसका अनुभव, उसकी व्याख्या, इन सब का तत्व शामिल होता है।
हो सकता है एक ही लिखावट पर दो विशेषज्ञ अलग अलग राय रखें। इसलिए कानून कहता है कि ऐसी राय पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसे मामले के दूसरे तथ्यों और सबूतों से मेल खाना चाहिए या उनका समर्थन करना चाहिए। इसे सिर्फ एक सहायक साक्ष्य मतलब कॉरबोरेटिव एविडेंस के तौर पर देखना चाहिए, न कि दोष सिद्धि का एकमात्र आधार। समझ गई। तो ये सिर्फ लिखावट का मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा कानूनी सबक है कि किसी भी विशेषज्ञ की राय, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फोरेंसिक एक्सपर्ट हो, अदालत में वो पत्थर की लकीर नहीं होती। उसे हमेशा मामले के बाकी तथ्यों और सबूतों के साथ तौलना जरूरी है। तो इस सिद्धांत की रोशनी में आइए देखते हैं कि पद्म कुमार वाले इस केस में अदालत के सामने असल में क्या-क्या सबूत रखे गए थे। जी, देखते हैं। ठीक है, तो सबूतों की लिस्ट पर गौर करते हैं। सबसे पहले लिखावट विशेषज्ञों की बात। इस केस में दो विशेषज्ञ थे। एक थे M.Y. खान, जिन्हें अभियोजन पक्ष ने अपने गवाह के तौर पर पेश किया था, PW5। जी, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 5। हाँ, और दूसरे थे सियाराम गुप्ता। इन दोनों विशेषज्ञों की राय क्या थी? उनकी राय थी कि डिलीवरी स्लिप, जिसे अदालत में सबूत के तौर पर एग्जिबिट P4 मार्क किया गया था, उस पर जो विवादित हस्ताक्षर था Q1, क्वेश्चन सिग्नेचर 1, हाँ, वो नमूना हस्ताक्षरों स्पेसिमेन सिग्नेचर्स S1 से S6, जो शायद अपीलकर्ता पद्म कुमार से लिए गए होंगे, जी, उनसे मेल नहीं खाता। और उन्होंने ये भी साफ कहा कि जिस व्यक्ति ने वो नमूना हस्ताक्षर S1 से S6 किए थे, उसने वो विवादित हस्ताक्षर Q1 नहीं किया था। तो एक तरह से राय जालसाजी के पक्ष में थी। हाँ, विशेषज्ञों की राय तो जालसाजी की तरफ इशारा कर रही थी। अच्छा, इसके अलावा और क्या था? अभियोजन पक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण गवाह था देवेश मोहन, PW2। हाँ, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2। ये वही व्यक्ति थे जिनके नाम पर वो रजिस्टर्ड लिफाफा आया था, जिसमें वो इंदिरा विकास पत्र थे। उन्होंने अदालत में क्या कहा? उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया था। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से गवाही दी कि डिलीवरी स्लिप XP4 पर उनके हस्ताक्षर है ही नहीं। साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने वो लिफाफा लिया था। ये एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान था जिसने सीधे तौर पर हस्ताक्षर को नकारा। बिल्कुल, ही बहुत अहम था। फिर एक और गवाह थे PW3, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 3। इनकी गवाही से साबित हुआ कि उस लिफाफे के अंदर वाकई में मूल्यवान चीज थी, 4 इंदिरा विकास पत्र, हर एक 5,000 रुपए का। जी, इससे मोटिव पता चलता है। हाँ, इससे ये पता चला कि जालसाजी का मकसद सिर्फ हस्ताक्षर करना नहीं था, बल्कि आर्थिक लाभ उठाना था। सही बात है। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु वो ये था कि अपीलकर्ता पद्म कुमार ही वो व्यक्ति थे जो उस लिफाफे को डिलीवर करने के लिए जिम्मेदार थे, या कम से कम उस डिलीवरी प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े थे। ये तथ्य भी अदालत के सामने स्थापित हुआ। हाँ, और अब अगर हम इन सारे टुकड़ों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने यही किया। उन्होंने सिर्फ लिखावट विशेषज्ञों की राय को अलग से नहीं देखा। उन्होंने देखा कि विशेषज्ञों की राय के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते। वो देवेश मोहन PW2 के सीधे इनकार कि ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है का समर्थन कर रही थी, उसे पुष्ट कर रही थी। अच्छा, तो राय ने इनकार को सपोर्ट किया। जी, तो विशेषज्ञ की राय यहाँ मुख्य सबूत नहीं बनी, बल्कि मुख्य सबूत यानी PW2 का इनकार उसको सहारा देने वाली कड़ी बनी। लेकिन यहाँ एक और पेंच था जिस पर हाईकोर्ट ने भी ध्यान दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे बहुत महत्वपूर्ण माना। वो क्या था? वो था अपीलकर्ता पद्म कुमार का आचरण, कंडक्ट। जब ये साफ हो गया कि लिफाफा पाने वाले देवेश मोहन ने हस्ताक्षर नहीं किए, तो सवाल उठा कि आखिर उस डिलीवरी स्लिप XP4 पर हस्ताक्षर किए किसने? हाँ, ये तो सवाल उठेगा ही। और लिफाफा डिलीवर करने की प्रक्रिया से पद्म कुमार जुड़े थे, तो उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो बताएंगे कि अगर देवेश मोहन ने साइन नहीं किए तो किसने किए या लिफाफा किसे दिया गया। यहीं पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 106 का सिद्धांत लागू होता है। ये धारा कहती है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में हो, स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है। अच्छा, तो सबूत देने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर आ जाती है। जी, इस मामले में डिलीवरी स्लिप पर हस्ताक्षर किसने किए, ये बात पद्म कुमार की विशेष जानकारी में होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। वो चुप रहे। उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। प्रिजम्पशन लगाने का आधार माना। ये कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, जैसे किसी ने उन्हें जालसाजी करते देखा हो।
नहीं। बल्कि ये एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मतलब हालात इशारा कर रहे थे। बिल्कुल। हालात ऐसे थे, वो डिलीवरी से जुड़ा था, वो समझा नहीं पाया कि हस्ताक्षर असली नहीं है तो किसने किए, जिनसे अदालत ने एक तार्किक नतीजा निकाला कि दाल में कुछ काला है। उनकी चुप्पी ने अभियोजन पक्ष के केस को और मजबूत कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे किसी मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अभियुक्त का स्पष्टीकरण न दे पाना भी मतलब निर्णायक भूमिका निभा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दोष सिद्धि सिर्फ विशेषज्ञों की राय पर नहीं टिकी थी, बल्कि कई सारे सबूतों के मेल पर आधारित थी। उन्होंने दोष सिद्धि को सही ठहराया फिर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष यही था। उन्होंने साफ किया कि दोष सिद्धि केवल विशेषज्ञ की राय पर टिकी नहीं थी, बल्कि ये अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों की समग्रता पर आधारित थी। टोटलिटी ऑफ एविडेंस इसमें शामिल था। हाँ, देवेश मोहन का। जी, PW3 की गवाही के लिफाफे में मूल्यवान सामग्री थी, जिससे मकसद समझ आता है। सही। लिखावट विशेषज्ञों की राय जो PW2 के इनकार का समर्थन कर रही थी। हाँ, करॉबरेशन। और अपीलकर्ता का धारा 106 के तहत स्पष्टीकरण ना दे पाना, जिससे उनके खिलाफ अनुमान लगाया गया। अच्छा। इन सब ने मिलकर एक ऐसी कड़ी बनाई जिससे अदालत को यकीन हो गया कि हाँ, जालसाजी हुई थी और इसके लिए अपीलकर्ता जिम्मेदार था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए दोष सिद्धि कन्विक्शन को बरकरार रखा, धारा 467 और 468 IPC के तहत। ये फैसला इस बात पर जोर देता है कि अदालतों को सबूतों का समग्र मूल्यांकन करना चाहिए। होलिस्टिक इवैल्यूएशन, किसी एक टुकड़े को बाकी सबसे अलग करके नहीं देखना चाहिए। सही बात है, पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। लेकिन इस कहानी में सजा वाला पहलू भी था। आपने कहा था कि सजा कम कर दी गई। हाँ, आपका विश्लेषण एकदम सटीक है। दोष सिद्धि बरकरार रखी गई, लेकिन जैसा आपने शुरू में जिक्र किया था, इस कहानी में एक और परत है, और वो है सजा यानी सेंटेंस का पहलू। सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि तो कंफर्म कर दी, लेकिन सजा के मामले में उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने सजा में काफी कमी कर दी। क्यों? क्या वजह थी? अदालत ने इस तथ्य पर गौर किया कि अपराध हुआ था 1992 में। हाँ, बहुत पहले। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया? 2020 में। यानी घटना और अंतिम फैसले के बीच लगभग 28 साल। 28 साल? हाँ, बाप रे। जी, ये न्याय प्रक्रिया की धीमी गति का एक उदाहरण भी है, दुर्भाग्य से। इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तब तक अपीलकर्ता पदुम कुमार 18 महीने से ज्यादा की सजा काट चुके थे। वो 4 जुलाई 2018 से हिरासत में थे। अच्छा, मतलब 1.5 साल से ज्यादा जेल में थे वो। जी, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मामले के तथ्य, अपराध की प्रकृति, घटना और फैसले के बीच का इतना लंबा अंतराल और अपीलकर्ता द्वारा पहले ही काटी जा चुकी सजा, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि न्याय के हित में सजा को कम किया जाना चाहिए। तो कितनी कम की? उन्हें IPC धारा 467 के तहत 4 साल और धारा 468 के तहत 3 साल की सजा मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सजाओं को घटाकर उतना कर दिया जितना वो पहले ही भुगत चुके थे। पीरियड ऑलरेडी अंडरगॉन। अच्छा, मतलब जितनी काट ली उतनी ही सजा मानी गई। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अदालतें सिर्फ अपराध पर ही नहीं, बल्कि न्याय देने की प्रक्रिया में लगने वाले समय और उसके प्रभाव पर भी विचार करती हैं। कभी-कभी बहुत ज्यादा देरी अपने आप में एक सजा जैसी हो जाती है। ये बात तो है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे न्याय प्रणाली में इस तरह की देरी के व्यापक परिणाम क्या होते हैं, सिर्फ अभियुक्त के लिए नहीं, पीड़ित के लिए भी, और समाज का जो न्याय व्यवस्था में विश्वास है उसके लिए भी। इस मामले में न्याय मिलने में लगभग 3 दशक लग गए। ये अपने आप में एक गंभीर स्थिति है। हालांकि इस फैसले में अदालत ने देरी को सजा कम करने का आधार बनाया। वाकई ये देरी वाला पहलू बहुत गंभीर है और इस पर, जैसा आपने कहा, अलग से भी बात हो सकती है। खैर, वापस इस केस के मुख्य कानूनी सबक पर आते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हमारे श्रोताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे क्या है? मेरे विचार में सबसे बड़ी सीख यही है कि विशेषज्ञ की राय, खासकर लिखावट जैसे मामलों में जहां थोड़ी व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी संभव है, वो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन वो अकाट्य सत्य या गॉस्पल ट्रूथ नहीं है। बिल्कुल नहीं। किसी को अपराधी ठहराने के लिए, खासकर गंभीर मामलों में, विशेषज्ञ की राय को अन्य ठोस स्वतंत्र सबूतों से सहारा मिलना, करॉबरेशन अनिवार्य है। विशेषज्ञ की गवाही पहेली का एक अहम टुकड़ा हो सकती है, पर वो पूरी पहेली, पूरी तस्वीर कभी नहीं बनाती। बिल्कुल सही कहा। कुंजी है सबूतों का समग्र मूल्यांकन, होलिस्टिक असेसमेंट। किसी एक सबूत के पीछे नहीं भागना, बल्कि सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखना
कि क्या कहानी बन रही है। हम्म। और जैसा कि हमारी परंपरा है, अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं, जो इसी पदम कुमार मामले के मूल विषय से ही जुड़ा है, लेकिन भविष्य की ओर देखता है। हम आज डिजिटल युग में जी रहे हैं। लेन देन, समझौते, संवाद, सब कुछ तेजी से डिजिटल हो रहा है। अब हस्ताक्षर सिर्फ कलम से कागज पर नहीं होते। हाँ, अब तो डिजिटल सिग्नेचर, ई साइन, बायोमेट्रिक, ये सब है। बिल्कुल। डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक अप्रूवल, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ये सब आम हो गए हैं। तो सोचने वाला सवाल ये है, भविष्य के कानूनी मामलों में जब विवाद डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की प्रामाणिकता को लेकर होगा, तब हस्ताक्षर के सत्यापन, वेरिफिकेशन और पुष्टि, कोरॉबोरेशन के सिद्धांत कैसे विकसित होंगे? हाँ, ये बहुत प्रासंगिक सवाल है। क्या तब भी हमें लिखावट विशेषज्ञ जैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, या फिर हमें क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट्स, साइबर फोरेंसिक एनालिस्ट्स की जरूरत पड़ेगी? तब किस तरह के विशेषज्ञ साक्ष्य पेश किए जाएंगे? एक्सपर्ट्स का रोल बदलेगा शायद। बिल्कुल। और उससे भी बड़ा सवाल, अदालतें इन नए तरह के डिजिटल सबूतों जैसे मेटाडाटा, एन्क्रिप्शन कीज, लॉग फाइल्स और उन पर दी गई विशेषज्ञ राय की विश्वसनीयता का आकलन कैसे करेंगी? खासकर तब जब तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि आज का अत्याधुनिक कल पुराना हो जाता है। क्या हमारे मौजूदा कानूनी ढांचे और सबूत के नियम इस डिजिटल क्रांति के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। जी, ये पदम कुमार मामले के मूल विषय हस्ताक्षर सत्यापन और साक्ष्य का महत्व को ही भविष्य के संदर्भ में देखने वाला एक गहरा और चुनौतीपूर्ण प्रश्न है।